नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक में हिजाब विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कर्नाटक के शिवमोगा के सरकारी डिग्री कॉलेज में दो गुटों के बीच पत्थरबाजी की घटना हुई। इस घटना में दो लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हिजाब विवाद को लेकर प्रदर्शन अब दूसरे राज्यों में भी फैलने लगा है। प्रदर्शन को बढ़ता देख कर्नाटक सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों में 3 दिन की छुट्टी घोषित की हुई है। वहीं आज इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई, जहां हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने कॉलेज में लड़कियों को हिजाब पहनने की इजाजत देने के संबंध में अंतरिम आदेश पारित करने की मांग को नहीं माना है। बेंच ने कहा कि अंतरिम राहत बड़ी बेंच ही दे सकती है। वहीं हाईकोर्ट के न्यायाधीश कृष्ण दीक्षित ने कहा कि इस मामले को एक बड़ी पीठ के विचार की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता जल्द निस्तारण की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हिजाब को लेकर नेताओं के बोल बढ़ते जा रहे हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का कहना है कि देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले प्रियंका गांधी, असदुद्दीन ओवैसी समेत कई राजनेता इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। अलग अलग प्रदेश के राजनेता इस मसले पर बटे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सवाल ये है कि क्या 5 राज्य में चुनाव है, इसलिए नेता इस मुद्दे को एक चुनावी मुद्दा बनाकर इस चुनावी मैदान में कूदने की योजना बना रहे हैं, या फिर वाकई में उन्हें देश और जनता की कोई फिक्र है। तो कर्नाटक में हिजाब विवाद का मसला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कर्नाटक के शिवमोगा के सरकारी डिग्री कॉलेज में दो गुटों के बीच आज पत्थरबाजी भी हुई है। कर्नाटक के उडुपी में सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद ठंडा नहीं हो रहा है। मंगलवार को तो इस विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया और आज भी जगह जगह इस मसले को लेकर प्रदर्शन हुए हैं। आपको बता दें कि 31 दिसंबर 2021 का ये मामला था, जहां उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज में हिजाब पहनकर आई 6 छात्राओं को क्लास में आने से रोक दिया गया। कॉलेज के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया। 19 जनवरी से जो प्रदर्शन का दौर शुरू रहा वो अभी तक लगातार जारी है। कर्नाटक के हिजाब विवाद की जो आंच है वो अन्य राज्यों में भी बढ़ गई है। मंगलवार को शिवमोगा के सरकारी डिग्री कॉलेज में दो गुटों के बीच पत्थरबाजी हुई और अन्य राज्यों में भी प्रदर्शन जो है हुए हैं। प्रदर्शन को बढ़ता देख कर्नाटक सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों के लिए 3 दिन की छुट्टी घोषित की है। कर्नाटक हिजाब विवाद पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा है कि स्कूल शिक्षा के लिए होते हैं और वहां धार्मिक मामलों को नहीं पहुंचाना चाहिए। हर स्कूल में एक यूनिफॉर्म होती है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। आप स्कूल के बाहर जो चाहें पहन सकते हैं। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में जस्टिस कृष्णा दीक्षित की एकल पीठ ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। अब कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध के मामले में हाईकोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। अश्विनी शाही जी इस समय हमारे साथ बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। केवल डिंगरा जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और मौलाना कोकब मुजतबा इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु। तीनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूँ एएनबी न्यूज पर। मौलाना साहब, शुरुआत हम आप ही के साथ करना चाहेंगे। सर, कर्नाटक का जो हिजाब विवाद है अब वो बस कर्नाटक तक सीमित नहीं रहा है, देश के अन्य राज्यों में भी इसकी आंच साफ तौर पर नजर आ रही है। अब क्या वाकई में ये दिख रहा है कि इस मसले का महज राजनीतिकरण किया जा रहा है चुनावी फायदा लेने के लिए? जी नमस्कार, आदाब तमाम नाजरीन और सुनने वालों को। जी सर। जो हिजाब का मसला कर्नाटक से उठा है और वो हिंदुस्तान से चलकर पाकिस्तान पहुंचा दिया गया है। जब जब इलेक्शन आते हैं विषय के मुद्दों को ज्यादा जोर शोर के साथ उठाया जाता है, लेकिन समझ में ये नहीं आता है कि कानून अपने हाथ में लेने वालों को हमारी सरकारें सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको जेल क्यों नहीं भेजा जाता है। हिजाब में आने न आने के लिए कॉलेज का जो वहाँ का स्टाफ है या वहाँ का प्रिंसिपल साहब हैं या मैनेजर हैं, जो लोग भी वहाँ के स्टाफ में हैं, ये कानूनी कार्रवाई उन्हें करनी चाहिए कि बच्चियां किस तरीके से आए। बाहर के या लड़कों को या स्टूडेंट को या दूसरे आदमियों को कोई हक नहीं है। कानून ये कहता है कि शिकायत उन्हीं से की जाए कि जिस कॉलेज में आती है। लेकिन सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के लिए
ये सब उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के लिए किया जा रहा है। इसलिए कि उत्तर प्रदेश में कई बातें अभी ऐसी हुई हैं कि जो शर्मसार कर देती हैं। जिस तरीके से 20 और 80 का सवाल उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ है, मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब 20 मुसलमान हैं और मुसलमान बुरे हैं तो पाकिस्तान में जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब काहे के लिए 20% वालों में जाते हैं? वो भी तो मुसलमान हैं। और अगर वो मुसलमान नहीं आतंकवादी हैं तो आतंकवादियों में क्यों जाया जाता है? दूसरी बात ये कि असदुद्दीन अवैसी इस वक्त पूरे तरीके से मुसलमानों को बांटने के लिए काम कर रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी का काम यही रह गया है। असदुद्दीन अवैसी जो भाषा बोलते हैं और उनके भाई बोलते हैं, उनको सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाता है। क्यों? इसलिए कि वो मुसलमानों का लीडर बनकर हिंदू भाइयों के खिलाफ के 15 मिनट में मुल्क से हम हिंदुओं को भगा देंगे। क्या उनके बाप की इतनी बड़ी ताकत है कि 80% को भगा देंगे, लेकिन कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की जाती है? तो जब जब इलेक्शन आएंगे, जिन्हें धार्मिक मुद्दे उठाने हैं वो धार्मिक मुद्दे उठाएंगे, और जिन्हें धार्मिक मुद्दे नहीं उठाने हैं वो उन मुद्दों के बगैर भी इलेक्शन लड़ेंगे। हार जीत समझ में ये आ गया है कि धर्म के नाम के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर चल रही है। तो मैं एक बात उन धार्मिक लोगों से कहना चाहता हूँ और उस आवाम से कहना चाहता हूँ कि जिसके साथ हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त खिलवाड़ हो रहा है कि मुद्दा विकास का होना चाहिए, हिजाब का नहीं होना चाहिए। हिजाब का मुद्दा आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रदेश में रखा जाए, उस कॉलेज का है कॉलेज में रखा जाए। मैं यूनिफॉर्म के खिलाफ नहीं हूँ। जो भी वहाँ का स्टाफ कानून बनाए या वहाँ के अराकीन बनाए, उसी के ऊपर सबको चलना चाहिए, काम करना चाहिए। ठीक है अश्विनी शाही जी, एक राज्य से मसला निकलता है और पूरे देश में फैल जाता है, लेकिन आपकी प्रदेश सरकार उसे कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम साबित हो जाती है। और आप देख लीजिए पूरे देश में अलग अलग राज्यों में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। किसकी कमी किसकी खामी सर? मैं एक बात हार्दिक देखिए, जो कर्नाटक में विवाद हुआ, असली विवाद पर कोई जड़ में नहीं जा रहा है। पूरे देश में विवाद, एक विद्यालय में यूनिफॉर्म का विवाद शुरू होता है। जो लड़कियां स्कूल प्रशासन के पास जाती हैं, क्लासरूम में उनको रोका जाता है कि आप विद्यालय के अंदर तो हिजाब पहनकर आएंगी, लेकिन क्लासरूम में नहीं आएंगी। वो बच्चियां जाती हैं अपने घर, अपने अभिभावकों से शिकायत करती हैं। उनके अभिभावक आते हैं और वहां के शिक्षक को धमकाते हैं कि हमारी बच्चियां बिना हिजाब के क्लासरूम में नहीं बैठेंगी। उसके बाद शुरू होता है क्रिया की प्रतिक्रिया शुरू होती है। अब किसी ने शरारत की, क्या किया मैं नहीं कह सकता। राहुल गांधी जी का ट्वीट आता है, पूरे देश में ये खबर फैलती है। कुछ शरारती तत्व वहां पर अपने गले में पटका डालते हैं। विपक्ष को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं क्या अश्विनी शाही जी? मेरा सीधा सा सवाल है, विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं क्या? आपका जवाब मैं लूंगी, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। अश्विनी जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। सर, विपक्ष इसके लिए जिम्मेदार है जो कुछ भी इस समय देश में हो रहा है? देखिए, जो वहां की घटना की मैं बात कर रहा हूं, अचानक राहुल जी का ट्वीट आता है कि हिजाब का विरोध किया जाता है और ऐसे हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां, राहुल जी को कुछ करना है। उसके बाद शरारती तत्व वहां गले में पटका डालकर आते हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया करते हैं, जिसका मैं विरोध करता हूं। ये इन बातों को कोई नहीं उठाता है। राहुल गांधी जी को भी ये ज्ञान नहीं है कि जिस राज्य से वो सांसद हैं वो वहां पर माननीय हाईकोर्ट ने एक फैसला दे रखा है। उन्होंने 2018 में एक फैसला दिया था जो कि यूनिफॉर्म जहां लागू है वहां पर हम नहीं दखल दे सकते, यूनिफॉर्म को लागू होना चाहिए। उसके बाद अगर आप विरोध, आपके सवाल का जवाब ये होता है कि प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, कहती हैं कि बिकनी पहनना हो, हिजाब पहनना हो, ये सबका अधिकार है, हम औरतों की अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो उनको ये चाहिए कि ये बयान देने के पहले, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पहले छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में सारे स्कूलों से यूनिफॉर्म हटवा देना चाहिए उनको। तो ये राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं नहीं उठा रहे हैं, ये शरारत कांग्रेस की है कि नहीं है? और कुछ भी कर लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी का नाम ये लोग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी। और हमारे अभी मौलाना जी बैठे हुए हैं, बड़े प्यार से उन्होंने कह दिया कि जब चुनाव आता है तो ये किया जाता है।
मौलाना साहब, मैं बताना चाहता हूं, चुनाव हर साल होते हैं उत्तर प्रदेश से लेकर और गोवा तक। कहीं ना कहीं मुद्दे उठते हैं, लेकिन इन मुद्दों को जो कहीं धार्मिक चश्मा, धार्मिक रंग, सांप्रदायिक रंग दिया जाता है, इसकी मजम्मत होनी चाहिए। और आज जो है कांग्रेस जो कहती है, इस पर कांग्रेस का पूरा हाथ है, ये शरारत पूरी कांग्रेस की है। चलिए, केवल ढींगरा जी, सीधा सीधा फायदा लेने की कोशिश की जा रही है इस मसले का। देखिए, बात ये है, इस समय भाजपा जो है अंदर अंदर घबराई हुई है, क्योंकि इनका जनाधार पूरे देश के अंदर खिसक चुका है। लोग 8 साल से इनकी जो धार्मिक भावनाएं या लोगों को आपस में बांटने की राजनीति जो है वो उजागर हो चुकी है पूरे देश के अंदर। आज इनकी हालात बहुत खराब है, इसीलिए मोदी जी ने अपने भाषण में भी सिर्फ कांग्रेस का ही नाम लिया, क्योंकि ये अंदर से डरे हुए हैं कि हम सारे राज्यों में हार रहे हैं। तो ये असल में बात है। तभी ये कभी नेहरू की बात करते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कभी ये 80-20 की बात करते हैं, कभी ये 60-40 की बात करते हैं। अब ये बिखर चुके हैं। इनके जो 8 साल में जो इन्होंने देश का हाल किया है वो सब लोगों को मालूम हो चुका है। अभी कभी ये किसी हिजाब की बात के ऊपर लड़ाई करवाने की कोशिश करते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम को बांटने की उसमें कोशिश करते हैं, लेकिन अब इनके सारे मुद्दे गौन हो चुके हैं। लोग समझ चुके हैं कि पूरे देश के अंदर 8 साल के अंदर इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि आप लोग कहते कुछ है और करते कुछ है। समझ आ रहा है लोगों को अब सब कुछ, और लोग अब समझ चुके हैं कि भाजपा की नीति है फाड़ो आपस में, भाईचारा तोड़ो और राज करो। अब ये लोग समझ गए सब कि हमारा जो मुद्दा है, सारे लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन जैन बौद्ध सब इकट्ठे हो चुके हैं और भाजपा को मारने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने जो अभी तक कृत्य किया इसमें देश का बंटाधार कर दिया। देश का जो है पैसा जो है वो चंद आदमियों को दे दिया। आज हमारे देश का 20-30% पैसा लोगों के पास है, बाकी 70% जो 60% पैसा है वो सिर्फ चंद आदमियों के 15-20 आदमियों के जेब में डाल दिया। मुद्दे पर बात की हालत अब इनको चलता करने के लिए तैयार हुए हैं, इसीलिए ढूंढ रहे हैं कोई ना कोई हिस्सा कि किसी तरीके से धार्मिक भावनाओं को भड़का दे, किसी तरीके से ऐसे काम लॉन्च कर दे कि हम जो है फिर भी हमें वोट मिल जाए। किसी मुस्लिम को अलग अलग कर दे, हिंदू को अलग अलग कर दे, क्रिश्चियन को अलग अलग कर दे, कोई नहीं होता अलग अलग। अब इनके सब मुद्दे गौन हो चुके हैं। अच्छा, ठीक है, इनके सारे मुद्दे गौण हो चुके हैं। अब बात यह है मौलाना साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, हिजाब, बुर्का और नकाब, इनमें अंतर क्या होता है सर, और उस अंतर के हिसाब से ही हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हिजाब, बुर्का, नकाब। जी सर। हिजाब पर्दे को कहते हैं अरबी का लफ्ज है। उसी के माना बुर्के के भी हैं, कहीं इसे बुर्के के उर्दू में बुर्का कहते हैं, और उसी से नकाब, नकाब जो चेहरे के ऊपर सिर्फ रहती है उसे नकाब कहते हैं। तो आपके जो धर्म में लिखा है सर, वो क्या लिखा हुआ है कि नकाब, बुर्का या फिर हिजाब को कब पहना जाता है, और क्या स्कूलों के लिए या शिक्षण संस्थानों में भी इसे पहनना अनिवार्य किया गया है? क्या चेहरा छुपाना आपके यहाँ पर अनिवार्य किया गया है? क्लास में जाने के बाद कोई सी भी बच्ची चेहरा नहीं छुपाती जी सर, इस बारे में मैं आपसे पूरी जानकारी लूंगी, विस्तार से चर्चा करेंगे। बस उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत कर लेते हैं। मौलाना साहब, आप अपनी बात जारी रखिए सर। ये हिजाब है, और हिजाब जो है वो कोई जबरदस्ती नहीं है कि दूसरे लोग भी हिजाब रखें। जिन लड़कियों को इस्लाम के मसले को या हमारे नबी पैगंबर ने बताया वो उसको फॉलो करते हैं, बहुत से मुसलमान नहीं करते। लेकिन क्लास में जाने के बाद उसका चेहरा, उसके हाथ पैर या बुर्का उतारने के बाद अपने टीचर के सामने पढ़ने के लिए कोई मनादी नहीं किया कि वहां भी हिजाब लगा। लेकिन कॉलेज जाने के लिए वो अगर पहन रही हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, पहन के जाना चाहिए। लेकिन मैं तो सिर्फ
एक बात कहता हूँ कि ये अधिकार इन नौजवानों को, इन लड़कों को किसने दिया कि आप विरोध करेंगे? क्या कानून इनका है? हमारी सरकार ये कहती है कि मैं खुद बीजेपी और आरएसएस में दोनों में एक लंबे समय तक मैंने काम किया है। बीजेपी का कोई सा लीडर मेरे सामने बोले कि मैंने काम नहीं किया है तो तब पता चलेगा। जब इन्हें इस्तेमाल करना रहता है तो बुलवाते हैं। हमने भारत माता की विजय कहा, जय श्री राम भी कहा, मुसलमानों ने बहुत कुछ कहा, इनको राम जन्मभूमि में चंदा भी दिया। हमसे कहते हैं कि गौ माता बचाओ, लेकिन जब हम टीवी पे देखते हैं कि 17 फैक्ट्रियों से ये इलेक्शन के लिए चंदा ले रहे हैं तो समझ में नहीं आता तो उस चैनल को क्यों नहीं बंद किया जाता, उन फैक्ट्रियों पे क्यों पाबंदी नहीं लगाई जाती। दूसरी बात ये कहते हैं कि लव जिहाद, हमारी समझ में ही नहीं आता कि लव जिहाद वाले बड़े बड़े मिनिस्टर मुसलमान इनके यहाँ, बड़े बड़े मुसलमान इनके यहाँ मिनिस्टर बने हुए हैं जिन्होंने लव जिहाद किया है, जिसमें मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन है, और इसके अलावा मेरे पास दर्जनों नाम है। जब हमारे पीएम साहब ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये जिम्मेदारी वहाँ की सरकार की और डीएम की है। और अगर कोई भी मुसलमान लड़के ऐसा कर देते तो फौरन वो डीएम FIR दर्ज कराता, और नहीं कराता तो उसको हटा दिया जाता, उस जिले से खत्म कर दिया जाता। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। तो मैं डबल चश्मे से काम लेने की अब जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है। और हमें समझाना, हम तो एक राष्ट्रवादी, मैं तो एक राष्ट्रवादी मुसलमान हूँ। मैंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर मणिपुर तक किसी बीजेपी के लिए इलेक्शनों में सारी बातों में काम किया है। ये मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते, इसलिए कि मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि क्या अंदर चल रहा है, क्या बाहर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में किसी को नौकरी नहीं थी, उस बात को छुपाने के लिए। कोई विकास नहीं किया, उसको डराने के लिए। पहले सरदारों से इनकी लड़ाई चलती रही, और सरदारों के बाद चलते चलते अब कर्नाटक से मुद्दा उठा के लाए। वो अवैधी जो मैंने अभी पहले कहा, जो गालियां देता है बीजेपी को, उस अवैधी के लिए मैं कहता हूं कि आप मेरी तरफ से FIR दर्ज कीजिए दोनों भाइयों पे कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में ना आके घुसे। उनका क्या मतलब है कि नहीं पार्टी आएगी, तो ऐसे बयान क्यों देते हैं? सब कुछ मुस्लिम तरीके से जो गंदे बयानात अवैसी का भाई अकबरुद्दीन दोनों देते हैं, क्या उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं होती? कोई भी कराने वाला है, हम एप्लीकेशन देते कराएं। लेकिन मैटर यह है कि फर्जी, उसके ऊपर फर्जी बिल्कुल डासना टोल प्लाजे के ऊपर जो फायरिंग हुई फर्जी थी, बिल्कुल कराई हुई, मिली भगत, ये सारी अंदर की बातें बहुत गलत है। एक वक्त वो आएगा कि हिंदुस्तान का हिंदू नौजवान सामने खड़ा हुआ, अभी तो कुछ कम खड़ा हुआ है, आगे कुछ ज्यादा खड़ा हो जाएगा। रोटी हर आदमी को चाहिए, रोजी हर आदमी को चाहिए, शिक्षा हर आदमी को चाहिए। अपने बच्चों को पालना भी है, पढ़ाना भी है। तुम अपनी तकरीरों में कहते हो कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो अगर वो मुसलमान की बेटी हो, ईसाई की बेटी हो, सरदार की बेटी हो, हिंदू की बेटी हो, सबकी बेटियों की इज्जत बराबर है। गलत बात है कि तुम बोलते नहीं। क्या हमारे सीएम साहब को फौरन बोलना चाहिए कि इस पे पाबंदी लगाई जाए। आप कैसे कहते हो कि हम 3 तलाक के लिए है? आपने 3 तलाक का एक ढोंग रचा है। बिल्कुल हम लोगों ने 3 तलाक के ऊपर बात करी, काम किया। 133 लागू की तो थी सर, उन्होंने 133 इसलिए तो लागू की थी कि सभी एक ड्रेस कोड में आए। आप इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं। उससे कोई फायदा नहीं है 3 तलाक से। एक तरफ आप बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 3 तलाक। नहीं सर, मैं 3 तलाक नहीं, मैं 133 धारा 133 के बारे में बात कर रही हूँ। जब ये विवाद शुरू हुआ तो गवर्नमेंट की तरफ से सबसे पहला कदम यही उठाया गया कि धारा 133 लागू की गई ताकि जितने भी बच्चे हैं वो अपने ड्रेस कोड में ही आए। अरे फिर पूरे भारत के अंदर किसने कहा है कि तुम धरना प्रदर्शन करो? और सर रही बात रेप की, तो रेप कौन से राज्य में नहीं हो रहे हैं या फिर कहाँ पर बहन बेटियां सुरक्षित हैं, ये तो आप भी भली भांति जानते हैं और मैं भी अच्छे तरीके से जानती हूँ। सर महिला सुरक्षा के नाम पर इस देश में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, वो चश्मा किसी को पहनने या उतारने की जरूरत नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले हम यहाँ रुक रहे हैं, चर्चा फिर ऐसे ही जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अश्विनी शाही जी, कब तक देश के लोगों को गुमराह करेंगे सर? ये साफ आरोप आप पर लग रहा है कि जो महत्वपूर्ण मसले हैं, जो मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, उनसे ध्यान भटकाने में माहिर हो चुके हैं आप लोग। कब तक इस तरह की राजनीति करेंगे सर, धर्म के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर?
पल्लवी जी, इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश लाया कौन? सर्विसों पे बात कीजिए। अभी मौलाना साहब बोल रहे थे कि लेकर आ गए भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता का नाम ये मौलाना साहब बताते यहाँ बैठकर कि उसने मामले को तोड़ दिया है या मामले को बताया है। दो बातें इन्होंने कहा प्रमुखता से। एक तो लफ्ज जिहाद की बात की कि मुख्तार अब्बास नकवी और भाजपा के बड़े नेता, अरे किस एक लाख ने बबलू बनकर जो है शादी की मौलाना किसी मुस्लिम लड़के ने की, मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहीं बबलू और गुड्डू और। सर सुनिए, एक सेकंड मौलाना साहब बात सुनिए। अश्विनी शाही जी का जवाब ले लेते हैं सर, एक एक करके बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। एक बार उनका जवाब ले लेते हैं, बताइए शाही साहब। देखिए, मौलाना साहब ने दो बातें प्रमुखता से कही। एक लफ्ज जिहाद की बात की इन्होंने, मुख्तार अब्बास नकवी साहब का नाम लिया। मौलाना साहब को मैं बताना चाहूंगा, क्या हमारे नेता मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने बबलू और गुड्डू नाम रखकर किसी हिंदू लड़की से शादी की? नहीं। जिसने धोखे में रखकर शादी की वो लव जिहाद है और उस पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। वो भले ही किसी मुस्लिम लड़के से हिंदू लड़का अगर अपना नाम बदल कर करता है या क्रिश्चियन लड़के से करता है, लव जिहाद में किसी मुस्लिम का ही नाम नहीं है सिर्फ, और आप सिर्फ मुस्लिम और हिंदू में बांटने का काम मौलाना साहब आप कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अरे सुनिए दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ उत्तर प्रदेश में कर्नाटक से इस मुद्दे को लाया कौन? वो लाया मुख्तार अब्बास नकवी मुसलमान किया था। और आज प्रियंका गांधी जी ने उस पर जो है पूरी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको उत्तर प्रदेश में हवा दी। समाजवादी पार्टी के सांसद ने 5 लाख रुपए उस लड़की को देने का ऐलान किया। ये लाया कौन? और एंकित बोल रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं हमारे ओवैसी साहब जो उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गई? भारतीय जनता पार्टी ऐसे आ गई सर, जब इतने बड़े बड़े बयान ओवैसी दे देते हैं तो आप लोगों के द्वारा कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? कोई वहां पर उनके खिलाफ मामला दर्ज क्यों नहीं किया जाता? चुनाव आयोग क्यों नहीं संज्ञान लेता? वो तो ऐसे ऐसे बयान देते हैं जो साफ दिखा रहा है कि किस तरीके से हिंदू और मुसलमान दो भागों में बांटने की कोशिश इस देश को की जा रही है। वो देशद्रोही का केस उन पर दर्ज क्यों नहीं किया जाता? एनएसए के तहत उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? सर किसकी टीम बनकर काम कर रहे हैं वो वहां पर? चुनाव आयोग एक स्वायत्तशासी संस्था है, अब वो क्यों नहीं कर रही है ये उसका मामला है। सरकार का मामला हो तो आप हमसे पूछिए, और अगर कहीं पर होगा हमारी सरकार रहेगी तो हमारे सरकार में एनएसए लगाने में टाइम नहीं लगेगा। किसी नेता ने उनके बयान पर आपत्ति दर्ज कराई थी सर? इतना बड़ा बयान उन्होंने दे दिया था कि हमें देकर दिखा दो कानून व्यवस्था, 80% लोगों को हम भगा देंगे इस देश से। एक पल्लवी जी, एक नेता ने नहीं, कम से कम सैकड़ों नेताओं ने उस मामले को किया और उनके खिलाफ वहां पर एफआईआर दर्ज कराई गई। उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और जेल वो गए, वो जमानत पर छूटे हुए हैं। केवल ढींगरा जी कुछ कह रहे हैं, ढींगरा साहब कुछ कह रहे हैं, ढींगरा जी बली कर रहा है। ठीक है। एक एक करके बात करेंगे सर। केवल जी आवाज मिल रही है? केवल ढींगरा जी, हम लोग मानते हैं, लेकिन कभी भगवान राम के ऊपर तुम राजनीति क्यों करते हो? क्यों वोट मान रहे हो सर? लेकिन तुम अन्य मेहमानों को भी मौका दे देते हैं सर, दूसरे मेहमानों को भी मौका दे देते हैं सर। केवल ढींगरा जी, और आप पार्टी का नहीं है, न कांग्रेस का है न बीजेपी का है। करने जाते हैं ऐसा आएगा कि जिस इंसानों को जिस ईश्वर की सरकारों की बात कर रहे हैं, भटकाइए मत बहस को मौलाना साहब, और शांति से बहस को सुनिए। बात करने जाएंगे आप तो सफेद कपड़ा के बजाय, क्योंकि वो समानता का अधिकार देता है। विद्यालय में जो नियम होता है वो समानता। अश्विनी जी एक बात बताएं सर, एक बात बताइए। देखिए अब तो ये पूरा मसला, मैं आ रही हूँ केवल ढींगरा जी, इतनी देर से शायद आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी, मैंने आपका रुख भी किया था, अब आवाज मिल रही है ढींगरा साहब आपको? रखिए केवल ढींगरा जी, बताइए सर। देखिए मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जब गोली चलती है तो ओवैसी की जो गाड़ी है उसके नीचे टायरों पे क्यों चलती है? ये एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि सिर्फ टायरों पे और नीचे गोली चलती है क्योंकि इलेक्शन है। इलेक्शन का मसला जो है वो बहुत बड़ा है,
इलेक्शन के मसले में गोली टायर पे चलती है, वो भी नीचे की तरफ। ये जांच के विषय है, और ये कौन करवा रहा है, उसके बीच में कौन से लोग पकड़े गए हैं, ये सब चीज सामने आ रही है। जो हिंदू संगठन सचिन हिंदू जो था, वो लोग जो पकड़े गए, आज अगर उनके कान मरोड़े जाए तो सब कुछ सामने आ जाएगा कि किसके कहने पे गोली चलाई गई। ये सारे बीजेपी के लोग, ये सब क्लियर कट स्ट्रैटेजी के हिस्से हैं। और ये मसले की जांच चल रही है सर, समय उस मसले की जांच चल रही है ना ढींगरा साहब, उस मसले की जांच चल रही है ना। अमित शाह कह रहे हैं कि आप ले लीजिए हमसे सिक्योरिटी, पर उन्हें महान बनने का शौक है तो उन्हें बनने दीजिए। बात यह है कि हिजाब विवाद उत्तर प्रदेश में कौन लाया, सबसे पहले किसने इस मसले को उठाया, सबसे पहले इस मसले पर किसने बयान दिया? ये हिंदू मुस्लिम करना बीजेपी का काम है। हिजाब की बात तो बाद की है, मुद्दे कौन भड़का रहा है। ये इलेक्शन आते हैं, ओवैसी है, ओवैसी जो है रात को इनके साथ मिलता है बीजेपी वालों के साथ, सवाल का जवाब नहीं देंगे। तो अभी मौलाना जी ने एक बात कही है, लव जिहाद की बात कर रहे थे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो इनके हिंदू लोग हैं, हिंदू नेता बीजेपी के, कितने हिंदू नेता बीजेपी के जिनकी शादियां जो है मुस्लिम की लोगों के साथ हुई है। ये इनमें देखिए, आपको मैं अभी तफ्तीश वाइज ये बात बताना चाहता हूं। आप अगर इसको चेक करिए तो आप देखिए मुरली मनोहर जोशी जो है, उनके जो रिश्ते हैं वो शाहनवाज हुसैन से हैं। अरे क्या बात हो रही है बीजेपी के हैं, उनके रिश्ते जो है मुख्तार उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए अश्विनी जी, वो समझ नहीं पा रहे कि लव जिहाद का मामला क्या है। मैं दोबारा बोलता हूँ क्योंकि ये बोलने नहीं दे रहे। मुरली मनोहर जोशी जो है, उनके जो रिश्ते हैं वो शाहनवाज हुसैन से हैं। अशोक सिंघल जो है, उनके रिश्ते फिर बोल रहे हैं झूठ बोल के शादी की क्या, या फरेब करके शादी की तकलीफ होती है आपको। सुनिए, यहाँ देश को जो आप लोग गुमराह करते हैं। सुनिए, किसी ने नाम बदल के शादी की क्या, ढींगरा साहब बताए ना। किसी ने फरेब किया, किसी ने फरेब किया, नाम गिना रहे हैं। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। अश्विनी जी, अब बात अगर वही घूम रही है, लव जिहाद को लेकर ही तकलीफें हो रही हैं, तो इस पर भी हम जरूर आएंगे, विस्तार से चर्चा होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। केवल ढींगरा जी बताइए, अब आप अपनी बात तो जारी रखें सर, लेकिन फिर ये है कि जो मसला आप छेड़ना चाहते हैं ना लव जिहाद का, उस पर चर्चा फिर कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाएगी। नहीं, मैं छोटी बात में बताता हूँ। जो बच्चे रिश्ते हैं वो शाहनवाज हुसैन से है, मुस्लिम से। अशोक सिंघल के जो है वो मुख्तार अब्बास नकवी से है। एल.के. अडवाणी की डॉटर इन लॉ जो है वो मुस्लिम है। शादी फिर बोलते हैं मोहन भागवत जो है, उनकी राजीव गांधी की शादी हुई है कि ईसाई से। राहुल गांधी पता नहीं किससे शादी किए हैं कि लड़वे हैं आजकल। क्या बोल रहे हैं अश्विनी जी? प्लीज सर, मैं आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं रखती हूँ, प्लीज सर। पल्लवी जी, अब ये जब ये गलत बोल रहा है, ये तथ्य उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए ना सर, उसके बाद आप पूरी तथ्य के साथ जवाब दीजिएगा, आपको भी समय मिलेगा। चलिए, बिल्कुल। मैं एक बताना चाहता हूँ, मुरली मनोहर जोशी का मुस्लिम रिश्ता, अशोक सिंघल का मुस्लिम रिश्ता, एल.के. अडवाणी का मुस्लिम रिश्ता, मोहन भागवत का फिर उनकी बेटी का मुस्लिम रिश्ता, साबित क्या करना चाहते हैं ढींगरा जी? का मुस्लिम रिश्ता, रामलाल बीजेपी आरएसएस के नेता, साबित क्या करना चाहते हैं ढींगरा साहब? साबित क्या होता है इससे, वो बताएंगे? साबित यह होता है कि अपने घर में हिंदू मुस्लिम सारे लोग, इनकी शादियां रिश्ते सारे मुस्लिम से है, और उठाते हैं बात जब तो हिंदू मुस्लिम धार्मिक भावनाओं में भटकाने लग जाते हैं, तब अपने आप को हिंदू कहते हैं और राष्ट्रवाद दिखाते हैं। फिर कभी हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, कभी सिख ईसाई कर देते हैं, कभी आतंकवादी बता देते हैं। ये काम है बीजेपी का। ये बीजेपी आपने नहीं किया ये सब है। मैं मानती हूँ कि बिल्कुल हिंदुत्व का झंडा लेकर बीजेपी चल रही है और अपना ठेका समझा हुआ है इसे। आप लोगों ने नहीं किया ये सब सर। हिंदू आतंकवाद ये शब्द किसने गढ़ा था? हिंदू आतंकवाद ये शब्द किसने गढ़ा था? मुझे जवाब चाहिए इस बात का। मंदिर में हिंदू लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं, ये किसने कहा था सर? मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती थी ये वाली बहस, क्योंकि ये बेमतलब की बहस है और समय खराब होगा। लेकिन अब आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, आप हिंदू विरोधी हैं क्या? नहीं, मैं ये चाहता हूं कि हमारा देश जो है
वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी का देश है और सारे देश के वासी हैं। ये अगर इनके पास इतना ही ज्यादा हिंदू का इज्म है तो ये बाकी सभी लोगों को बाहर निकाल देते देश से। 8 साल हो गए अभी तक क्यों नहीं निकाला सभी को? ये ऐसा कुछ नहीं है। इनके रिश्ते में बता रहा हूं कि मुरली मनोहर जोशी का मुस्लिम कनेक्शन, अशोक सिंघल का मुस्लिम कनेक्शन, LK अडवाणी का मुस्लिम कनेक्शन, मोहन भागवत का मुस्लिम कनेक्शन, सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट उनका मुस्लिम कनेक्शन, रामलाल बीजेपी RSS के नेता मुस्लिम कनेक्शन। जब इनके बच्चे मुस्लिम में ब्याहे हुए हैं तो कौन सा इनका ड्रामा जो है लोग सह रहे? राष्ट्रवाद का बयाना कौन सा इनका बहाने जो लोग सह रहे हैं? सारी बातों का, इन सारी चीजों का, केवल जी इन सारी चीजों का हिजाब विवाद से क्या कनेक्शन? देश की लड़ाई में जेल में नहीं गया कोई भी आदमी, फौज में नहीं गया कोई भी गुजराती आदमी जो गुजरात के इनके बीजेपी के नेता है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे अमित शाह है, चाहे कोई और नेता है, कई भगोड़े हो चुके हैं जिनको इन्होंने भगा दिया, पैसे लेके देश से भाग चुके हैं। कौन सा आदमी है जो फौज में गया और देश की लड़ाई लड़ी? कोई आदमी नहीं है। ये सब दिखावा है, राष्ट्रवाद का भी दिखावा है और हिंदुइज्म का भी दिखावा है। ठीक है, इनका कुछ भी नहीं है। इसीलिए अभी जब ये मोदी जी अभी राष्ट्रपति भाषण में जब बोल रहे थे तो इनके मुंह से सिर्फ कांग्रेस निकल रहा था और कोई कुछ नहीं निकल रहा था, क्योंकि इनका अब आप ही बचे हैं सर एक राष्ट्रीय पार्टी। अब आप क्या चाहते हैं कि अब आपका नाम लेकर आपको राष्ट्रीय पार्टी भी ना बचा के रखें? नहीं, आप ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी के नाम पर अब देश में कोई दूसरी पार्टी हो ही ना? सुनिए, और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है इन सारी चीजों का हमारे हिजाब विवाद से क्या कनेक्शन? पल्लवी जी सुनिए, 500 स्टेटों में बीजेपी का सुनिए 500 स्टेटों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है, इसलिए इनको कांग्रेस याद आ रही है। मोदी जी को भी कांग्रेस याद आ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो इन्होंने जो कहा था कि कांग्रेस के काम, तो मैं एक बार गिना देता हूं। मोदी ना होता तो नोटबंदी का कलंक ना होता, मोदी ना होता तो किसान की शहीदी ना होती, मोदी ना होता तो कोरोना काल में ऐसी कुताही नहीं होती, चलिए भाई ना होता तो चलिए कर्नाटक चलिए अश्विनी जी कर्नाटक चलते हैं, पूरा देश घुमा ही कर्नाटक चल लेते हैं सर। चलिए सर, बहुत इधर उधर भटक लिए हैं हम। चलिए कर्नाटक चलते हैं सर, मोदी रेल बाद में चला लेंगे हम। अगर मोदी ना होता अश्विनी शाही जी, देश की संपत्तियां नहीं बिकती। अरे मोदी के होने का कारण है जो देश की संपत्तियां बिक रही है। ये मोदी के होने का कारण है कि देश में सिखों की शहीदी हो रही है। मोदी का कारण है कि देश में माइनस GDP है। ये मोदी का कारण है जो पेट्रोल डीजल के रेट बहुत ज्यादा है। ये मोदी का कारण है GST की नॉन इम्प्लीमेंटेशन नहीं बढ़ेगा आपका और घट ही रहा है। सर्वे सब देखिए जिस तरह से हाल हो रहा है, अरे जो 6% था वो तो धीरे धीरे घट रहा है, 2-3% पर आ रहा है। कहाँ है आप? सर आ जाते हैं हिजाब विवाद पर। मेरा सवाल अश्विनी शाही जी आपसे ये था कि जब स्कूल में कोई सिख छात्र जाता है तो क्या हम उसकी पगड़ी उतरवा देते हैं? नहीं ना। जब हम उस धर्म का, उस पूरे वेशभूषा का सम्मान रखते हैं तो हिजाब का सम्मान रखने में हमें कहाँ तकलीफ आ रही है? एकदम पल्लवी जी, बहुत अच्छा सवाल है। सुनिए ये अब जो जुमला आपने कहा, एक सेकंड मौलाना जी, अभी इतनी देर से ढिंगरा जी बोल रहे थे तो आप बिल्कुल नहीं बोले। अब एक मिनट उनका जवाब तो ले लेने दीजिए मुझे। ये सत्ता चला रहे हैं केंद्र में बैठकर, बताइए अश्विनी शाही जी। ठीक से कोई सिख युवक जाता है तो वो उसका पग बांधने का उसका रीति रिवाज है, लेकिन वहीं पर कोई सिख महिला अगर जाती है वहीं पढ़ने तो वो सर ढककर नहीं जाती है। जो स्कूल का यूनिफॉर्म है उस यूनिफॉर्म में जाती है। नहीं, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ अश्विनी जी, लेकिन अगर आप पंजाब आएंगे सर तो पंजाब में ऐसी कई सिख युवतियां हैं जो स्कूल जाती हैं और उनके सर पे भी पग होता है, जो पग बांध कर रहती हैं। ऐसी कई छात्राएं हैं लेकिन उनका पग उतरवाया नहीं जाता सर वहां पर। उस संस्थान के ड्रेस कोड में वो हो सकता है, लेकिन कर्नाटक में जहां पर ये विवाद हुआ है पल्लवी जी, वहां पर ये ड्रेस कोड नहीं है। और वहां के संस्था ने कहा है, बहुत से मतलब कम से कम मैं कई दिनों से इस पर बहस कर रहा हूं, कई मुस्लिम धर्मगुरु आए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, हिंदुस्तान के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा कि जो कॉमन रूम होता है वहां पर अपने वो नकाब को, अपने बुर्के को उतार कर वहां पर लटका देती हैं और जो यूनिफॉर्म स्कूल का होता है उसमें वो क्लासरूम में जाती हैं, चाहे वो पढ़ाने जाती हो या पढ़ने जाती हो। तो ये विवाद तो वहीं समाप्त हो जाना चाहिए। इस विवाद को देश के बाहर नहीं ले आना चाहिए। देश में पाकिस्तान चला गया, वो हिंदुस्तान के सब जगह चला गया। ये मैनेजमेंट का मामला है।
इस विवाद पर किसी ने कुछ नहीं बोला, चाहे कांग्रेस ने हो चाहे किसी ने कोई इसकी खिलाफत नहीं की कि वहां पर जो लड़कियों के परिवार के लोग आए थे, जिस अध्यापक को धमकाया या जो है वहां पर जिसने प्रतिकार किया उसका, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये इस कार्रवाई की मांग हम लोग करते हैं। देश के संवैधानिक माहौल को बिगाड़ने के लिए मौलाना साहब यहाँ बैठे हैं, इनके यहाँ भी अगर हम कहेंगे कि पहले किताब आई फिर हिजाब आया तो ये भी मान लेंगे, एकदम सच फिर हिजाब आया, ऐसा कुछ नहीं है। और उसको हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि शरिया कानून, अगर शरिया कानून जो है लागू करना है तो कल को पता चला कि हम कहें, अभी हमने मौलाना साहब से पूछा, बात समझ में नहीं आई, क्योंकि अगर कोर्ट में वकील लोग काला ड्रेस पहन के ना जाएं तो उनको कौन पहचानेगा। हज करने जाते हैं, मौलाना साहब गए होंगे, वहां सफेद कपड़ा ना पहन के जाएं, क्योंकि ये सब समानता का अधिकार देता है हमको कि सभी ऊंच नीच नहीं है हज करने में, सब लोग समान है। यही स्कूल में समानता का अधिकार मिलता है, तो हमको वहां पर समानता के अधिकार की बात करनी है। ये हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया इसमें? मौलाना स्कूलों में तो समानता का अधिकार होना चाहिए। पल्लवी, बिल्कुल मौलाना साहब, ये एक बहुत अच्छा विकल्प था और ये कर्नाटक के कई स्कूलों ने कहा भी था कि आप कैंपस तक पहनकर आए, हिजाब बुर्का जो भी पहनना है, जब आपको क्लासेस अटेंड करनी है तब आप जैसे बाकी छात्र छात्राओं ने यूनिफॉर्म पहनी हुई है वैसा पहनकर बैठिए और उसी में शिक्षा ग्रहण कीजिए। अच्छा सर, मैं आपका जवाब लूंगी इस पूरे मेरे सवाल पर, मैं आपका जवाब लूंगी सर। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत कर लेते हैं। बताइए मौलाना साहब। कॉलेजों में मुस्लिम कॉलेज भी हैं, इस कॉलेज की बात छोड़िए, मैं दूसरों की बताता हूँ। जो इंटर कॉलेज हैं या डिग्री कॉलेज हैं, उसमें मुस्लिम बच्चियां पढ़ने के लिए जाती हैं, घर से हिजाब पहन के जाती हैं। अभी जो बीजेपी साहब के प्रवक्ता साहब ने कहा है, वो घर से अपना हिजाब पहन के जाती है और हिजाब पहन के जाने बगैर हिजाब के भी जाती है, हिजाब पहन के भी जाती है। जो भी फॉलो करे ये अपने ऊपर बात है, लेकिन वहां जाने के बाद वो अपने हिजाब को उतार के रख देती है और क्लास में बगैर हिजाब के 99% बच्चियां बैठती है। ये मेरे यहाँ भी, मेरा भी इंटर कॉलेज है, दूसरे भी मैंने इंटर कॉलेज देखे हैं बच्चियों के। लेकिन ये कि अगर गेट के ऊपर कोई खड़ा होके दूसरा आदमी या स्टूडेंट या लड़के या टीचर ये करने लगे कि आप नहीं आएंगी, तो वो बिल्कुल बात गलत है। उसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार और हमारी जनता के ऊपर है कि हम यहाँ का माहौल बना के रखें। क्यों? इसलिए कि हम उस पार्टी में हैं, उस सरकार में हैं कि जिसके यहाँ सरकार में ये कहा जाता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जब बेटी इस कॉलेज तक तुम्हारे दबाव में नहीं जाएगी तो पढ़ेगी कैसे? और अगर वो कॉलेज तक अपना नकाब, हिजाब, बुर्का पहन के जा रही है, तो आप कॉलेज के अंदर आप उसको क्लास में कहेंगे कि आप अपना हिजाब, बुर्का, नकाब उतार दीजिए। वो उतारती है, पढ़ने बैठती है, शिक्षा लेती है। लेकिन ये जबरदस्ती वाला सौदा जो है, ये लोग भगवा कलर के झंडे लेकर, जिन्हें सनातन धर्म का कुछ मालूम नहीं होगा, वो ये चाहते हैं कि सनातन धर्म के ठेकेदार है। इससे हमारे मुल्क का सर पूरी दुनिया में झुकता है, बुलंद नहीं होता। क्यों? इसलिए कि ये शरिया कानून, शरिया कानून, शरिया कानून। क्या है शरिया कानून? हिंदुस्तान में कैसे लागू हो सकता है शरिया कानून? और शरिया कानून क्या है? अरे शरिया कानून अगर कोई ऐसी चीज होती कि जिसमें हिंदुओं को, ईसाइयों को, यहूदियों को मारा जाने का आदेश होता, कत्ल का आदेश होता, तो तुम में ताकत न थी कि दुबई में मंदिर बना पाते। ये गलतफहमी का शिकार है कि शरिया कानून। शरिया कानून क्या होता है? शरिया कानून हमारे लिए, आपके लिए नहीं। आपके दिन का अपना दीनी कानून है, लेकिन हमें हिंदुस्तान के संविधान के मातहत हिंदुस्तान में अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। वो कॉलेज का कानून हो, अदालत का कानून हो, किसी धर्म का तरीका हो, वो हमारे सबके तरीके अलग-अलग हैं। लेकिन हमारा जो कानून है मुल्क का, हम उस कानून के मातहत चलें और अपने भारत को, अपने मुल्क को ताकत दें, इसको मजबूत करें, इसको आगे लेके चले जाएं। इसलिए कि हमारा सपना ख्वाब नहीं है, बल्कि हम ये अज़्म और ये अहद किए हुए हैं कि हमारा भारत पूरी दुनिया में विश्व गुरु बने। विश्व गुरु बनाने के लिए हमें हिंदुस्तान के अंदर बच्चियों के बुर्के और सरों से दुपट्टे उतारने की जरूरत नहीं है। हमने तो अपने बचपन में, हमारा जहां मैं रहता हूं 99% मुसलमान हैं। कोई किसी हिंदू औरत की इस तरीके से साड़ी या दुपट्टा नहीं खींचता है। हमारे यहाँ हिंदू औरतें भी अपने
साड़ी और दुपट्टे से चेहरे को छुपा के चलती हैं। छोटी जाति जिन्हें हम छोटी कह देते हैं, हम उन्हें छोटा नहीं मानते, चाहे वो बाल्मीकि है, चाहे जाटव समाज है, हम उन्हें छोटा नहीं मानते, वो भी हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं। और मेरी विचारधारा तो ये है कि हिंदू हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई हैं। अभी से हम लोगों ने ये पैगाम देना शुरू किया है। सर, ये मसला दिसंबर में शुरू हुआ था, पूरे देश के तमाम राज्यों में फैल चुका है। बात सुनिए मौलाना साहब, बात सुनिए। आपकी मैं इतनी देर से इत्मीनान से बात सुन रही थी, अब आपको भी पूरा हक है कि आप मेरी बात सुने। आप मेरा सवाल सुनिए सर। आज जब अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन हो रहे थे इन बच्चियों के हक में, तो उसमें कई हिंदू लड़कियां भी थीं जो हक में प्रदर्शन कर रही थी। पर बड़ी विडंबना है और दुख भी होता है सर, राजस्थान में जब एग्जाम कराए जाते हैं, अगर मैं बात कर लूं तमाम जो राजस्थान राज्य सरकार की नौकरियों के लिए जो एग्जाम होते हैं, वहां आज भी हमारी हिंदू महिलाएं जो हैं या नवविवाहिता होती हैं, उन्हें गले में मंगलसूत्र नहीं पहनने दिया जाता, वो उतरवा लिया जाता है कोचिंग सेंटर के बाहर, लेकिन उनकी आवाज खड़ा करने के लिए कोई खड़ा नहीं होता और वो चुपचाप उतार के रख भी देती हैं। कई ऐसे मामले सामने आए हैं कि 2 दिन पहले शादी होकर गई, रीट का एग्जाम देने गई महिला और उसका मंगलसूत्र उतरवा लिया गया और उसने उतार भी दिया। बिछिया उतरवा लेते हैं सर, हिंदू समाज में बिछिया से बड़ा कुछ नहीं है, मंगलसूत्र से ज्यादा बिछिया अहमियत रखता है हम लोगों के लिए, लेकिन कोई उसका मसला नहीं उठाता, ना कोई आवाज तेज करता है, ना इस तरीके से हंगामा बरपता है। क्या वो आपका मतलब नहीं है या आपका फर्ज नहीं बनता कि इन चीजों को आप उठाएं और हमारे देश के सामने रखें सर? हिंदू हो या मुसलमान, अगर किसी का मंगलसूत्र इस सूरत से उतरवाता है या किसी भी सूरत से, उसकी बगैर मर्जी के, हम उसके बिल्कुल सब खिलाफ है। आज भी यही बात है, कल भी यही कहेंगे, परसों कहेंगे, किसी के दबाव में हम नहीं कहेंगे। हम मुस्लिम धर्म गुरु जरूर है, लेकिन उसके अलावा हम पूरी इंसानियत को ईश्वर की, अल्लाह गॉड की मखलूक मानते हैं। हम सब के भाई हैं, सब हमारे भाई हैं। हम ऐसे कानून की पासदारी नहीं करेंगे कि जहां से इंसानियत का कत्लेआम हो जाए, आपस में झगड़ा हो जाए, फिसाद हो जाए, धरना प्रदर्शन हो जाए। ये धरना प्रदर्शन अच्छी चीज नहीं है। दुनिया के बहुत से ममालिक ऐसे हैं कि आपने अपील कहा कि सर, क्या आपने उन बच्चियों को समझाने की कोशिश की? अरे सर 10वीं क्लास में है, 10वीं क्लास में, जब मैं 10वीं क्लास में थी मुझे सियासत की इतनी अक्ल भी नहीं थी कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान होता था। ये बच्चियां कह रही हैं, मैंने खुद सुना है सर बाइट, ये बच्चियां कह रही हैं कि मनुस्मृति लागू करने, कौन लाता है इनके दिमाग में ऐसी बातें कि देश में मनुस्मृति लागू करने की कोशिश की जा रही है? हम तो नहीं आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। पढ़ाई पर जहां ध्यान होना चाहिए, तालीम पर जहां ध्यान होना चाहिए, वहां इन्हें मनुस्मृति का ज्ञान हो रहा है। मैं बताता हूँ कौन लेके आता है, समझे? वो असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों के दिमाग के अंदर आतंक भरता है और भड़काता है। मैंने आपसे एक बात कही, आपकी बात समझ में नहीं आई। जो उसने फायरिंग कराई वो भी बाई प्लान था, और ये जो मसला कर्नाटक में उठा ये भी बाई प्लान, ये सब एक प्लान है। आप इतनी देर में आके ये बात कह रही हैं, हमने शुरू में ये बात कही थी। असदुद्दीन अवैसी जब पाकिस्तानी विचारधारा को भारत के अंदर लागू करता है तो उस वक्त समझ में नहीं आता कि ये क्या कर रहा है। और आपके हिसाब से असदुद्दीन ओवैसी सब कुछ बीजेपी के कहने पर कर रहा है? बिल्कुल भाई, बीजेपी के कहने पे कर रहा है, 100% बीजेपी के कहने पे कर रहा है। चलिए शाही साहब, हंसिए मत सर, बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। इनडायरेक्टली आप देश में क्या फैलाने की कोशिश कर रहे हैं सर? आरोप नहीं है, आरोप नहीं है। असदुद्दीन अवैसी को अच्छा मुसलमान लड़का हम मान ले, कोई प्रमाण पेश करे, कहीं कोई एक प्रमाण तो ले आइए, सिर्फ आरोप लगाएंगे। अरे भाई, जब ड्रेस की बात हो रही है तो ओवैसी की बात कर रहे हैं, चलिए ओवैसी की बात हम मान लेते हैं। कौन सा प्रमाण ले आएंगे कि ओवैसी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ है? आप लोग विरोधी दलों के चस्पे लगाकर देख रहे हैं। हो सकता है कि ओवैसी से आपको डर है, भारतीय जनता पार्टी को डर नहीं है ओवैसी से। आप लोगों को डर है कि आप लोगों के वोट में वो सेज लगाएगा, कांग्रेस, सपा, बसपा, ये डर सकता है। भारतीय जनता पार्टी से सब लोग लड़ रहे हैं, वैसे वो भी एक विरोधी दल है, लड़ रहे हैं। हम लोग कहीं कोई किसी को समर्थन देना होता है तो हम खुलेआम समर्थन देते हैं। अपना दल हमारा साथी है, हमको जो है आज साथ में हम है। निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश में साथी है, वो वैसी हमारे साथी नहीं है। लेना होता तो उनको भी ले लिए होते। लेकिन आपकी बी टीम है ना सर, आपकी बी टीम कही जाती है ना, आपकी बी टीम कही जाती है AIM, ध्रुवीकरण कर रहे हैं आप वोटों का। अरे मैं न सपा का, न बसपा का, न लोकदल का, न कांग्रेस का,
ना मैं अवैसी का किसी का सदस्य नहीं हूँ। सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की है 1991 से। हुआ या नहीं हुआ? मैं MRM RSS के साथ काम करता हूँ। हमारे विरोध में है, समझे, लोगों को शक होने लगा है। अब आपके ऊपर आ रहा हमारे ऊपर कि अवैसी किसकी बेटी में, किसकी बेटी में अवैसी, ये शक होने लगा है और अब यकीन हो गया है। अगर आपने अवैसी के मुंह में लगाम न लगाई, और ये भी, और दूसरी बात न करवाइए, बहुत से हिंदू लीडर कहते हैं कि अवैसी अगर हमारे क्षेत्र में आ जाएगा तो हिंदू मुसलमान का माहौल गर्म हो जाएगा, तो हिंदू हमारी तरफ आएगा। ये विचारधारा इस भारत में हो चुकी है। पाबंदी लगाइए अवैसी के ऊपर, जिसकी अपने प्रदेश में 7 सीटें नहीं आती, उसके उत्तर प्रदेश में कैसे तो आ जाएंगे के साथ उठाकर बंद ठीक कर दिया है जाएगा। मौलाना साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने कितने मामले दर्ज करवाए हैं ओवैसी के खिलाफ? शिकायत आपने कितनी दर्ज करवाई है सर? इसके जानकारी मैं आपसे जरूर चाहूंगी। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हिजाब विवाद इस समय पूरे देश में गूंज रहा है। पूरे देश के जो तमाम राज्य हैं वहां से इस मामले के विरोध में अब प्रदर्शन तेज होने लगे हैं। दिल्ली में भी आज जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हुआ और इसी मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं कि हिजाब को लेकर आखिर ये हंगामा क्यों बरपा हुआ है। क्या वाकई में हिजाब सिर्फ बहाना है और सत्ता साधना बड़ा निशाना है? बताइए केवल ढींगरा जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में हिजाब के ऊपर, पहनने के ऊपर रोक लगती है तो लगाए। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी इजाजत नहीं देता तो बीजेपी ऐसे काम क्यों करवाती है? बीजेपी अपने आदमियों को कॉलेजेस के बाहर खड़े होकर हंगामा इसलिए करवाती है क्योंकि उनको यूपी, उत्तरांचल और जो 5 स्टेटों में चुनाव हो रहा है उसको हिंदू मुस्लिम करना है, उसको धार्मिक भावनाओं में भटकाना है, इसलिए कर रहे हैं ना। ये सिर्फ शरारत के तहत हो रहा है क्योंकि इलेक्शन है। पहले भी एक कहावत है कि सरहदों में तनाव है क्या, तो दूसरी बात यह है कि क्या हमारे देश में चुनाव है क्या, तो ये मामला है। तो यहाँ इसलिए भावनाएं भड़काई जा रही है क्योंकि चुनाव है और चुनाव में इनको हिंदू मुस्लिम करके वोट साधनी है। असली मुद्दा तो वोट लेने का है इनको, भाजपा को, और कोई काम नहीं है। देश में अगर काम किया होता 8 साल में, 5 साल में अगर यूपी में योगी ने काम किया होता तो काम के नाम की वोट मांग रहे होते। काम कोई किया नहीं पूरे देश के अंदर मोदी जी ने, योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर कोई काम नहीं किया, तो वोट तो ऐसे ही मांगेंगे कि धार्मिक भावनाएं भड़काओ और वोट लो। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कोई प्रावधान नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन की बात होनी चाहिए। इनसे ये पूछना चाहिए कि जो बच्चे बाहर कॉलेजों के खड़े हैं उनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी? कौन संज्ञान लेगा? कोई भी नहीं ले रहा, क्योंकि असल में कानून की भाषा, कॉन्स्टिट्यूशन का मामला परे रख देते हैं और धार्मिक भावनाओं में देश को भटकाते हैं। सर, ऐसा ही एक मामला केरल में भी आया था और केरल हाईकोर्ट 2018 का वो वर्डिक्ट आपने भी पढ़ा होगा। देखिए, कोर्ट के मामले अलग है, भाजपा के मामले अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन के मामले अलग है। मैं आपको फिर कहता हूँ, ये भावनाएं भड़काता कौन है? ये एक ही पार्टी है देश के अंदर जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संगठन है। यही काम करते हैं ये वाला, इनको और कुछ। और आप आग में घी डालते हैं, आप आग में घी डाल रहे हैं क्या सर? उन्होंने तो आग लगा दी केवल ढींगरा जी, आप आग में घी क्यों डाल रहे हैं? मुझे इस बात का जवाब दें पहले। मैं घी नहीं डालता। आप नहीं डाल रहे हैं सर, आपके नेता डाल रहे हैं, आपके नेता डाल रहे हैं सर। देखिए, प्रियंका गांधी जी ने बहुत सही शब्दों में कहा है कि हिजाब और कुछ भी पहनने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है और इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान नहीं है, ये प्रियंका गांधी जी ने कहा है। तो फिर कहां हम आग में घी डाल रहे हैं? हम तो बात कर रहे हैं, जो बात हम कह रहे हैं वो सवा सत्य है। बताइए अश्विनी शाही जी। जी देखिए पल्लवी जी, इतनी देर से हमारे ढींगरा साहब जो है ये सब बातें बोल रहे थे, लेकिन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप भी लगा दिया। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आखिर इस चीज को लेकर कौन आया? उत्तर प्रदेश तक किसने पहुंचाया?
गांधी जी ने पहुंचाया और प्रियंका गांधी जी ने आज उस पर प्रेस कर दिया। तो किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कोई ट्वीट अगर इस पर किया हो या कोई बयान दिया हो कि हाँ ये सही हो रहा है जो हो रहा है, तो हम भारतीय जनता पार्टी को दोषी माने। ये बार बार भारतीय जनता पार्टी को ये दोषी कहना और जहां पर कोई संलिप्तता नहीं है, मतलब कुछ भी हो देश में तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थोप दो, कुछ भी हो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थोप दो, क्या मतलब है? सबसे पहले 4-5 दिन पहले ये इसमें ट्वीट आया था राहुल गांधी जी का, जिसको पूरे देश को उन्होंने बताने का काम किया और विश्व में शर्मसार करने का काम किया हिंदुस्तान को। यहाँ की बातें उठाकर कभी भी देख लीजिए, उनका इतिहास देख लीजिए, कुछ भी घटना होती है ट्वीट करते हैं और पूरा विश्व जो है भारत को वो करता है। बाहर के लोग कौन होते हैं हमारे मामले में बोलने वाले, लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी ने उसको यहाँ से पहुंचाया। और आज प्रियंका जी बोल रही हैं, प्रियंका जी का प्रेस हमने पूरा सुना। अगर उन्होंने कहा, जिगरा साहब सुन लीजिए, जिगरा साहब सुन लीजिए, इजाजत किया तो ये कौन होते हैं धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले? अरे सुन लीजिए, अगर आपको इतना कष्ट है, प्रियंका जी ने आज प्रेस किया, अक्षरशः उसी पर जाइए और क्यों कर रहे हैं उसके बारे में जवाब दीजिए। स्कूलों में ड्रेस हरियाणा के अंदर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? आप कहाँ कुछ बोल रहे हैं, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में क्यों करती है ये काम? आप 40% की बात उत्तर प्रदेश में करते हैं, यही बगल में उत्तराखंड है, वहाँ 40% नहीं बात करते हैं। आप क्यों नहीं करते हैं भाई? और उसके ऊपर से आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, भारतीय जनता पार्टी ने ये किया। कहाँ भारतीय जनता पार्टी है इस विवाद में? भारतीय जनता पार्टी है कहाँ? सर, आपके कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं, अश्विनी शाही जी, आपके कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री सुनील कुमार कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो वो तो हिंदुओं को भी हिजाब पहनाने का कानून लाएगी। ये कौन से बयान कहां से आते हैं? आपके बीजेपी विधायक रेणुका जी, उन्होंने तो इतना बड़ा बयान दे दिया प्रियंका गांधी के उस बयान का हवाला देते हुए कि ये तो लड़की की स्वतंत्रता है कि वो बिकनी पहने या हिजाब, कि लड़कियों के पहनावे के कारण ही रेप के मामले बढ़ रहे हैं। ये तो आपके नेताओं और विधायकों और मंत्रियों की सोच है। नहीं तो क्यों वो ये प्रियंका गांधी कहेंगी कि बिकनी पहनना हमारा अधिकार है? तो अगर किसी दूसरे नेता ने कोई बयान दे दिया तो विवादित हो गया। की बात है ना सर, एक बात बताएं अश्विनी जी, मुझे क्या पहनना है ये कौन डिसाइड करेगा? देखिए, नहीं पल्लवी जी, आप भी किसी विद्यालय से पढ़ी हैं, मैं भी पढ़ा हूँ। यूनिफॉर्म होता है कि हम अपने घर से कोई चीज पहन के चले आएंगे। आपकी बात ठीक है, यूनिफॉर्मिटी का जो सही है सर, ये यूनिफॉर्मिटी होनी ही चाहिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन तो आपके नेताओं के बयान सुनिए ना, सुनील कुमार ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब यहाँ पर क्या धार्मिक भावनाएं नहीं भड़क रही हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो हिंदुओं को भी हिजाब पहनाने का कानून ले आएगी? ये कौन से धार्मिक भावनाओं को एक करने का काम हो रहा है यहाँ पर? ये धार्मिक भावना भड़काने का काम नहीं है। राहुल गांधी ने जो किया, आज अगर वो न बोलते, शांत रहते तो कोई उनका उसकी प्रतिक्रिया नहीं होती, लेकिन उसको भड़काने का काम तो कांग्रेस ने किया। शांत रहते क्यों? शांत रहते आप लोग धार्मिक भावनाएं भड़काओ और दूसरा आदमी शांत रहे, क्यों रहे? में जाने की नहीं होती। आप लोगों ने ठेका ले रखा है धार्मिक भावनाएं भड़काने का। क्या उन्होंने केरल का वर्डिक्ट नहीं पढ़ा था राहुल गांधी ने जब बयान दिया? तो राहुल गांधी तो बहुत, आप लोग प्रधानमंत्री देखते हैं, देश के लोग भले ही पप्पू देखते हो, लेकिन आप लोग तो प्रधानमंत्री देखते हैं ना, उनको बताना चाहिए, आपको कहना चाहिए भैया केरल में आया था 2018 में, जबकि पुलिस और जो है अभी मसला इतना बढ़ गया है कि कर्नाटक का हाई कोर्ट ने भी इसे अपर बेंच पे भेज दिया है। अब उसमें सुनवाई होगी, उसके बाद डिसाइड होगा कि करना क्या है। हालात इतने खराब हो जाते हैं और हालात संभाले नहीं संभलते। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार चर्चा लगातार जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मौलाना साहब, ये तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि हम धार्मिक भावनाओं के आधार पर फैसला नहीं लेंगे, हम कानून के हिसाब से चलेंगे और उसी आधार पर फैसला होगा। सुनिए, एक बात बताऊं, मैं अदलिया के खिलाफ न बोलता हूं, न प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ बोलता हूं, न राष्ट्रपति जी के, लेकिन बात सुनिए, दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में एक हमारा भारत मुल्क है, हिंदुस्तान मुल्क है, उसका बेहतरीन राष्ट्रपति जी हैं, उसके बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर जी हैं, और अदलिया के जो न्यायाधीश हैं वो भी बहुत जबरदस्त है। मैं इन तीनों से एक हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, अदालत में केस चला गया, ये अदालत फैसला करेगी, और कल का सूरज जब सुबह में निकले तो हमारे पीएम साहब, राष्ट्रपति जी को इनको कानून फौरन हुक्म देना चाहिए, आदेश देना चाहिए
कि किसी भी जिले में हिजाब के ऊपर कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं करेगा। अगर ये सुबह में ये कह दें तो शाम तक ये मुद्दा रुक जाएगा और अमन और सुकून हो जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर शांति कोई नहीं चाहता। धार्मिक भावनाओं को भड़काने के बाद मुद्दों को सीधा किया जाता है, जनता को बर्बाद किया जाता है। ईश्वर और खुदा की बातों को अपने पीछे डालने के बाद मजहबों के ऊपर उंगली उठाई जाती है। हमारे पीएम साहब, हमारे राष्ट्रपति जी और न्यायाधीश जी को कल सुबह आदेश कर देना चाहिए कि हिजाब और धार्मिक मसले के ऊपर अगर किसी ने अदलिया में गए हुए केस के बाद धरना प्रदर्शन किया तो उसको हम फौरन तत्काल जेल भेज देंगे। वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो और किसी भी सूबे का नहीं मानना। कल ही को इसका फैसला हो जाएगा। कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा, कोई बहस न होगी। पक्की और अच्छी और चटपटी बहसें होती हैं, उसी पे हिंदुस्तान बर्बाद होकर रह गया है और बर्बाद कर दिया जाता है। हमें विकास की तरफ जाना चाहिए, शांति की तरफ जाना चाहिए, अमन की तरफ जाना चाहिए और अपने अपने दीन पे चले, अपने अपने मजहब के ऊपर चले। जब इस तरीके से चलेंगे तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और हमारे दरमियान भी इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम रहेगा। मेरी बस आखिरी बात यही थी और अपने पीएम और राष्ट्रपति जी और न्यायाधीश जी से गुजारिश है कि अगर वो हमारी अपील को सुन ले तो बहुत ही अच्छा होगा। विपक्ष में क्या ताकत है, विपक्ष क्या कर सकता है? विपक्ष से मुझे कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि विपक्ष रोना रो देगा। इस वजह से मैं सरकार में बैठे हुए, भारत में बैठे हुए उन अजीम शान शख्सियों से गुजारिश करता हूँ। खुदा हाफिज, नमस्कार, आदाब। ठीक है, धन्यवाद सर। अश्विनी जी, ऐसे इन हालातों में कैसे बन जाएंगे हम विश्व गुरु, ये बताइए आप। विश्व गुरु बनने की तरफ हम अग्रसर हैं। ये अगर यही देश के नेता राहुल गांधी जी में अपना भविष्य खोजेंगे कांग्रेसी लोग, तो विश्व गुरु हम बनने से रहे। और आज जो है जो चीज जो वहीं पर दफन हो जाना चाहिए, वहां जहां पे ये घटना हुई उस जिले से बाहर नहीं आना चाहिए। आज हम लोग उत्तर प्रदेश में बैठकर इस पर चर्चा कर रहे हैं, यानी कि विपक्ष जो है इस देश के विकास में बाधक है। आज हम विकास की बात करते हैं, शरीयत और उसकी बात हम कर रहे थे अभी। आज दुबई में कानून लागू है, यूएई में लागू है, लेकिन वहां महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं कि वहां पर महिलाएं गाड़ी चला सकती हैं, महिलाएं अपने हिसाब से फ्री रह सकती हैं, जिसको जो है वो चॉइस से रहे। लेकिन यहाँ पर अगर यूनिफॉर्म को हम कोर्ट उसमें मार कर रहे हैं तो कोर्ट पहन के न्यायालय में न जाने के लिए कहें, यूनिफॉर्म पहन के अपने बच्चों को स्कूल में न भेजें, उसके ऊपर ये विवाद किया जाए तो हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? एकदम सही कहा आपने, विश्व गुरु कैसे बनेंगे? ये कांग्रेस को सोचना चाहिए। 58-56 साल तक इन्होंने राज किया है और देश बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, और आज अगर ये इनके नेता इस तरीके की ओछी हरकत करेंगे तो देश का जो है, यानी कि आपकी मैं बात मानूं शाही साहब, तो हम विश्व गुरु बन जाएंगे, बस विपक्ष अपना मुंह बंद कर ले। ना हम विकास कर पाएंगे, ना हम रोजगार देंगे, ना हम कुछ करेंगे, ना हम कुछ करेंगे, हम विश्व गुरु बन जाएंगे। बस विपक्ष के मुंह पे ताला लगा होना चाहिए और चाबी आपके पास हो। देखिए, ताला हम नहीं कह रहे, लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है, छोटे विपक्ष का होना जरूरी नहीं है। मजबूत विपक्ष होना चाहिए जो सभी सरकार अपने बेहतर व्यवस्था में कायम रह सकती है। ये आज की कहावत नहीं है। और कहाँ आपको देश कमजोर लग रहा है? कहाँ देश आपका जो है सामरिक रूप से कमजोर हुआ है कि देश की विदेश नीति खराब हुई है या देश में जो है आर्थिक रूप से पीछे हुआ है? मैं कहना चाहूंगा, खुशहाल देशों की श्रेणी में हम कितना पीछे चले गए हैं, आपको पता है ना सर? आंकड़े हैं ना अश्विनी जी आपके पास सर, कि खुशहाल देशों की श्रेणी में हम कितना पीछे चले गए हैं। 2019 में आई थी ये रिपोर्ट। सुनिए रिपोर्ट, मैं रिपोर्ट आपको बताता हूं पल्लवी जी। 2004 से 2014, उसके पहले नरसिम्हा राव जी की सरकार में विदेशी रिजर्व 0, सोना इंग्लैंड जाकर बिका था। हमारे देश के जो 2004 से 14 वाले प्रधानमंत्री जी, उसमें मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे। देश का वो हाल था। आज देश में कितना रिजर्व है, कितने अरब डॉलर का रिजर्व है, ये आपको पता है? आपको भी पता है, इंग्लिश आपको भी पता है। ये हुई आर्थिक की एक बात। इन लोगों के समय में महंगाई दर 10 से नीचे नहीं आई, हमारे समय में 6 से ऊपर नहीं गई, तो देश बेहतर हुआ। आज हमारे इस समय सामरिक रूप से इनके यहाँ पर सैनिकों को जूते मुहैया नहीं कराए जाते थे, और आज सामरिक दृष्टि से भारतीय सेना इतनी मजबूत है
तो आज कहीं नहीं कोई भी हम किसी के आंख में आग डालकर हम बात करते हैं, किसी के घर में घुसकर हम उसको मारने की हैसियत में है। ये लोग करते थे? नहीं करते थे। इन लोगों ने जंगल है अक्साई चीन छोड़ दिया, कोको द्वीप दे दिया, काबा वैली दे दिया, तो सब इन लोगों ने किया है। हम लोगों ने आज देश को मजबूत बनाया है और हम देश को मजबूत रोज अर्थव्यवस्था में आप कहिए इनके समय में कितने किलोमीटर एक्सप्रेसवे या हाईवे, नेशनल हाईवे थे और आज कितने हैं? ये कितने किलोमीटर बनाते थे? अब 40 किलोमीटर रोड बनाते हैं। अंतर है पल्लवी जी, ये देखने वाली बात है। देश में क्या आज जो है कोई जो इन लोगों का एक विदेश मंत्री कटोरा लेकर दिन भर भागता रहता था, आज हमारे विदेश मंत्री कहाँ जाते हैं कटोरा लेकर? जरा बता दीजिए। आज हमारे रिश्ते ईरान से भी अच्छे हैं, इजराइल से भी अच्छे हैं, हमारे दोनों जगह से अच्छे हैं। तो ये हमारी विदेश नीति है, ये हमारे मजबूती का एक पैमाना है जो हम विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। कहाँ कमजोर हम हुए हैं जी? श्रीलंका आपके मछुआरे पकड़ लेता है सर, आपके पसीने छूट रहे हैं वहां से अपने सारे मछुआरे छुड़ाने के लिए। चीन पर आप अपनी नीति स्पष्ट नहीं करना चाहते क्योंकि एक तरफ आपका व्यापार वहां से फल फूल रहा है, तो दूसरी तरफ आप लोगों ने ये आंखों पर चश्मा लगा दिया है कि हम चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। इस पर भी आप अपना रुख स्पष्ट अभी नहीं करेंगे सर? अरुणाचल प्रदेश का सांसद कह रहा है कि उनके यहाँ से एक लड़का उठा ले गई पीएलए, उस पर अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया सर। नेपाल रोटी बेटी का रिश्ता, वो रोटी बेटी का रिश्ता कैसे करके कहां जाकर टूट गया, उसके बारे में कुछ नहीं बता पाए सर आप। इजराइल ईरान के बारे में आप बात जरूर कर रहे हैं, उसके लिए तो मैं भी मानती हूँ, चलिए आपकी विदेश नीति अच्छी है कि आप कई ऐसे राज्यों में अपनी दोस्ती को मजबूत कर पाए, लेकिन आस पड़ोस के राज्यों का क्या? पड़ोसी हमारे इस तरीके के हैं कि हम घिरे बैठे हैं और हमें हर तरफ अपनी वहां सेनाएं लगानी पड़ रही हैं। रूस से S-400 हमने लिया, तुर्की ने भी लिया, तुर्की पर प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया, हमारे पर नहीं लगाया। हमारे संबंध रूस से भी अच्छे हैं, अमेरिका से भी अच्छे हैं। केवल ढींगरा जी, बड़ा सोच रहे हैं, हाँ। हम बड़ा कर रहे हैं। यहाँ श्रीलंका हमारे मछुआरे पकड़ ले रहा, पसीने कैसे छूट जाएंगे। अभी एक सैनिक गया था ना हमारा, चीन ने छोड़ा या नहीं छोड़ा? एक हमारे आदमी को, हिंदुस्तान के आदमी को छोड़ा या नहीं छोड़ा? भाई साहब, इस तरीके से अभिनंदन कैसे आया पाकिस्तान से? चलिए। दहशत थी पाकिस्तान में कि भारत आक्रमण कर देगा। अभिनंदन कुलभूषण जाधव भी छुड़ा लीजिए सर, बहुत दिनों से वहाँ हैं। कुलभूषण जाधव भी छुड़ा लीजिए सर, उम्मीद करती हूँ मैं। अब गले मुर्दे उठाएंगे तो आप तो ठीक है ना, तभी तो मैं कह रही हूँ छोड़ दीजिए। हम केवल ढींगरा जी का जवाब यहाँ पर ले लेते हैं। ढींगरा साहब भी काफी देर से बैठे हुए हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार जवाब ले लेते हैं उनसे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। बने रहिए ANB न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केवल ढींगरा जी, आप रुख करना चाहेंगे, बताइए। देखिए, आपको ये बता रहा हूँ मैं, इजराइल और ईरान पहले भी मनमोहन सिंह जी के राज में भी हमारे अच्छे रिश्ते थे और बहुत सारी कंट्रियों में अच्छे रिश्ते थे। टूटे कब? इस समय मोदी जी नेपाल में गए, हिट फॉर्मूला दिया, हाई इन्फ्लुएंस ट्रांजिशन, वहां पे नेपाल के रिश्ते बिगाड़ कर आ गए थे। जिस समय श्रीलंका गए थे वहां रिश्ते बिगाड़ के आ गए थे। जिस समय भूटान गए थे वहां रिश्ते बिगाड़ रहे थे। जिस समय चाइना गए थे वहां रिश्ते बिगाड़ के आए थे। उनको यहाँ पे निमंत्रण दिया था, तब रिश्ते बिगाड़ दिए थे। आपको ये बताना चाह रहा हूँ, सारे देशों से रिश्ते बिगाड़ दिए मोदी जी ने। कोई ऐसा कनाडा के प्रधानमंत्री आए, वो बेचारे अकेले घूमते रहे, उनको पूछा ही नहीं और उनके साथ भी रिश्ते बिगाड़ लिए। ये ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं। देखो, देश तो हमारा ही है, प्रधानमंत्री भी हमारे हैं, लेकिन ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जो सारे देशों के साथ रिश्ता बिगाड़ रहे हैं। तो वहां जाके ट्रम्प करते थे, अब की बार ट्रम्प सरकार, उसके बाद ट्रम्प सरकार हवाई हो गई, अब जो बजान आ गए, उनके सामने भी अब करेंगे कि जो अब की बार जो बजान सरकार। इनको थोड़ी सी समझ नहीं है, ये इनको ये समझ नहीं है कि विदेश नीति इस तरह से नहीं चलती। दूसरी बात, GDP मनमोहन सिंह जी के टाइम पे 10+ थी और आज -24 है, और -24 से GDP इन्होंने क्या हाल किया देश का। पहले आपने ही नोटबंदी लागू की, जिससे हमारे देश का नुकसान की, इम्प्लीमेंटेशन की, जिससे बिजनेसमैनों का नुकसान हुआ। कोरोना काल की नॉन इम्प्लीमेंटेशन करी, जिससे लोगों का फिर नुकसान हुआ। जो बेरोजगारी देश के अंदर आई, वो 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, वो खत्म कर दिए इस देश के अंदर। जो मौजूदा रोजगार थे उनको भी खत्म करने का काम किया। उसके बाद पेट्रोल, डीजल सबके रेट महंगे हो गए।
हर चीज की महंगाई बढ़ गई। आप ये देखिए देश का हालत क्या हुआ, जीडीपी हमारी माइनस में गई। आप देखिए किसानों के साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार किया, एक 3 काले कानून थोप दिए उनके ऊपर और रात को आके एक ही बार में एक फैसला कर दिया जी वापस ले लिए जी हमने। तो पहले उन्हीं किसानों को कभी आतंकवादी ठहरा रहे थे, कभी उनको कुछ कह रहे थे, कभी उनको उनके खिलाफ कह रहे थे ये तो पंजाब के हैं, फिर कह रहे थे ये तो उत्तराखंड के ही है, फिर ये कह रहे थे ये तो यूपी के ही है, फिर ये कह रहे थे ये तो हरियाणा के ही है। इस तरह से तस्वीरें नहीं दिए, 750 किसान जो है वो शहादत कर गए। आप ये देखिए देश का बुरा हाल जो 8 सालों में इन्होंने किया वो देश भुगत रहा है और देश इस समय 5 स्टेटों के अंदर इनके पीछे सिर्फ ये मामले में पड़ा हुआ है कि इनको हराओ, देश से भगाओ, ये सिस्टम पे लगे हुए हैं लोग और ये दूसरी तरफ लगे हुए हैं। आज भी इनको ये दिख रहा है कि भाई किसी भी तरीके से भावनाएं भटका के देश में लोगों को तोड़ के आपस में लटका कर किसी तरीके से वोट मिल जाए। वोट नहीं मिल रही, लेकिन अभी ये जो हिजाब वाला मामला है ये भी इसी का हिस्सा है। गोली लगने वाला मामला वो भी इसी का हिस्सा था, जो व्यक्ति की कार पे गोलियां चली। ये सारे जो है धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम है, जातिवाद को छिन्न भिन्न करने का काम है। इसमें मोदी जी फेल हो गए। तो कल राष्ट्रपति जी को भाषण भी दिया, उस भाषण के अंदर भी जो है सारे पार्टियों को कोसते रहे, कांग्रेस को कोसते रहे, केजरीवाल को कोसते रहे। हालांकि केजरीवाल भी इन्हीं की पार्टी की टीम का आदमी है, लेकिन ये सारे के सारे जो हैं मिले हुए थे। इसीलिए देश में अब इनकी सत्ता जा रही है, इसका दुख हो रहा है और ये बात हो रही है। दूसरी बात, कल परिवारवाद की बात मोदी जी कर रहे थे। आप ये देखिए राजनाथ सिंह का बेटा परिवारवाद में, मुरली मनोहर जोशी का बच्चा परिवारवाद में, अशोक सिंगल वैसे ही, एल.के. अडवाणी का काम खत्म कर दिया इन लोगों ने, सुषमा स्वराज की बहन जो है वो परिवारवाद में, पीयूष गोयल परिवारवाद में, निर्मला सीतारमण परिवारवाद में, प्रेम कुमार धूमल का बच्चा अनुराग वो परिवारवाद में, बरिंदर सिंह का बेटा ब्रजिंदर सिंह वो परिवारवाद में, राव इंद्रजीत के बच्चे वो परिवारवाद में, धर्मेंद्र प्रधान वो परिवारवाद में, विजय गोयल वो परिवारवाद में। कितने लोग परिवारवाद में और कितनों के नाम गिनाऊं? ये लोग सब झूठे हैं। इनको सिर्फ इधर उधर की बातें करके टाइम पास करना है और देश के अंदर धार्मिक भावनाएं भड़काकर वोट लेने की बात करनी है और कुछ नहीं आता इनको, कोई विकास नहीं। विकास के नाम की अभी कह रहे थे सड़कें बनाई, ये करा। 2004 की सड़कें शुरू हुई, 6 की शुरू हुई, 8 की शुरू हुई, उसके ऊपर फीता मोदी ने काटा क्योंकि वो सड़कें बन रही थी। जिस समय वो बन गई तो मोदी जी फीता काटने पहुंच गए और उसको बोलते हैं हमने बना दी। ऐसे क्या होता है? ऐसे कुछ नहीं होता है। आप लोगों ने कितनी जमीन एक्वायर करी सड़क के लिए वो बता दीजिए, पता लग जाएगा सारा देश को। आपको कहने की बात कुछ और, करने की बात कुछ और। ऐसे काम करने से कुछ नहीं होता। देश सब समझता है, देश इस बात को समझ गया है कि ये लोग सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काकर सारे देश को लूटपाट करने के लिए आए हैं। अश्विनी शाही जी, आपका जवाब हम लेंगे और विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे। उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अश्विनी शाही जी, केवल जी ने देखिए परिवारवाद पर बड़ा लंबा भाषण दिया, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा किसी की ये दूसरी के बाद तीसरी पीढ़ी नहीं बता पाए, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगा जितने अध्यक्ष कांग्रेस के रहे वो भी सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार, नेहरू परिवार से। गांधी परिवार मतलब इंदिरा गांधी। गांधी जी तो कांग्रेस में स्थान ही नहीं दिया इन लोगों ने कुछ। उसके बाद बीच में सीताराम केसरी जी अध्यक्ष बना दिए गए। उनको किस तरीके से कार्यालय से उठा के बाहर फेंका गया ये पूरी दुनिया ने देखा। नरसिम्हा राव जी अध्यक्ष बना दिए गए थे। उनको दिल्ली में मरणोपरांत लाश की उनके जो है एक 2-2 एकड़ का इन लोगों ने कब्जा कर रखा है, उसमें भी कहीं जगह उनको नहीं मिली। उनकी लाश कहाँ गई ये एक सोचनीय बात है। उसके बाद कोई दूसरा परिवारवाद, इसको कहते हैं राहुल गांधी अध्यक्ष, सोनिया गांधी अध्यक्ष, इंदिरा गांधी अध्यक्ष, राजीव गांधी अध्यक्ष, ये है परिवारवाद। इंदिरा साहब, परिवारवाद की भाषा जो कि आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ बंगारू लक्ष्मण साहब भी होते हैं, आज जेपी नड्डा साहब भी होते हैं।
कल को जो है अमित शाह साहब भी होते हैं, राजनाथ सिंह जी भी होते हैं। कौन सा परिवारवाद है हमारे यहाँ? परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। दूसरी बात पर आता हूँ, सांप्रदायिक और धार्मिक भावनाओं की बात करते हैं। अमित शाह का बेटा जैसा क्या कर रहा है वो चलिए सुन लीजिए सर, वो आपकी बात एकदम शांत होकर सुन रहे थे सर, वो आपकी बात एकदम शांत होकर सुन रहे थे, एक बार उनकी बात सुन लीजिए। अब अमित शाह और जय शाह या अमित शाह के पिताजी क्या थे देख लीजिए, वो अध्यक्ष रहे हो हमारे यहाँ खाली पार्टी के हमारे अध्यक्ष, तो आपका कहना बनता है और मैं मान भी लूंगा। लेकिन हमारे यहाँ तो एक अध्यक्ष का पार्टी का चाय वाला जो है प्रधानमंत्री हम लोग बना देते हैं। है किसी की हिम्मत कि जो अपने अध्यक्ष से हटाकर जो है किसी को बना दे? आप क्या नहीं है वो। दूसरी बात मैं धार्मिक भावनाओं पर आता हूँ। जीना साहब, अगर विदेशी आक्रांताओं के द्वारा कोई भी हमारी संरक्षित चीज को जिसका क्षरण किया गया है उसके अनुरक्षा का काम हम करेंगे। धार्मिक भावनाएं भड़कती हो तो भड़कें। आप लोग तुष्टीकरण करेंगे तो आप लोग तो सेकुलर हो गए और हम लोग अपनी चीजों को बचाएंगे, हम सांप्रदायिक हो गए। भारतीय जनता पार्टी को बस सांप्रदायिक का रंग लगा देते हैं। आप मुस्लिम, आपका प्रधानमंत्री कहता है कि इस देश की पहले संसाधन पर पहला अधिकार मुस्लिम का है। अब बताइए, जो आदमी ये कहता है, राहुल गांधी जी क्या भाषण देते हैं, रोज कुछ न कुछ ऐसी चीज बोलते हैं जिससे कि धार्मिक ध्रुवीकरण का मामला होता है। तो क्यों वो सांप्रदायिक नहीं है? भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने सिर्फ सांप्रदाय का ठेका दे रखा है। कुछ भी हम करें, देश के लिए हम कुछ भी करें तो हम सांप्रदायिक हो गए। ये गलत बात आप करना छोड़िए। तीसरी बात आपने कहा, इतने हमारे नेताओं के नाम कई बार गिनाए, कई बार हमारे नेताओं पर आपने जो लफ्ज, उस समय आप सुन नहीं पाए थे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा पल्लवी जी अगर आपकी इजाजत हो, तो लव जिहाद के मामले के बारे में आप बोल रहे थे। किसी भी नेता ने हमारे नाम बदलकर किसी की लड़की से शादी की हो तो एक नाम बता दीजिए कि उसने मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हम जो है आनंद हैं, या शाहनवाज हुसैन साहब ने ये कहा हो कि हम जो है अभय हैं। नहीं कहा। उन लोगों ने शादी की। इस शादी पर कोई रोक नहीं है। हिंदुस्तान एक जो है सेकुलर देश है, जो आप लोगों ने जोड़ा है सन 70 के दशक में। सेकुलर शब्द संविधान में पहले नहीं था। वो सेकुलर देश है, कोई किसी से शादी कर सकता है। हम उसके खिलाफ हैं कि अगर कोई रफीक जो है बबलू बनकर शादी करता है किसी पूनम नाम की लड़की से तो उसके खिलाफ हैं। कोई अगर जो है, लेकिन अश्विनी जी, जिस तरह की परिस्थितियां हो रही हैं, हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि अब हर विवाद के लिए सिर्फ न्यायपालिका का रुख करना पड़ रहा है क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर या सरकार के स्तर पर चीजें सुधर नहीं पा रही हैं, तो ये भी शुभ संकेत नहीं है मेरे हिसाब से। समय की कमी है इसलिए मैं आपको बीच में रोक रही हूँ सर। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, आपने अपना समय हमें दिया इस महत्वपूर्ण बहस में शामिल होने के लिए। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। आप देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कर्नाटक में हिजाब विवाद का मसला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस मसले पर आ रही प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। ये देश सिविल वार मोदी जी की सरकार में सिविल वार जिस तरह से उस लड़के को जलील किया जा रहा है और सिविल वार होगा तो इसकी जिम्मेवारी इनकी होगी सब लोग। कोई चुनाव लेकर के नहीं, वो तो गंदा बात रोज बोल ही रहा लोग, मुजफ्फरनगर तफराना राम राम दिन भर करता रहता। तो क्या सिविल वॉर की तरफ ये पूरा? हाँ, ये सब बताता है संकेत। वोट पोलराइज करने के लिए और खास करके हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए चंद लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटका हमेशा एकजुट होकर रहा है और मल्टी कल्चर वहाँ पर प्रैक्टिस है। लेकिन ये जो स्कूल में ऐसी चीज़ें लाके स्कूल बंद करवाना और बच्चों के दिमाग पे असर गिरता है, ऐसी चीज़ें वहाँ पर उनको कहने से कि तुम ये करो, तुम ये मत करो। जो रूल्स होते हैं वो सबके लिए होते, अब तक तो सभी लोग फॉलो करते आए। देखिए, हिजाब पर किसी तरह का सांप्रदायिक हंगामा या हॉरर न समाज के हित में है न देश के हित में है।
इंस्टीट्यूशंस के अपने अपने ड्रेस कोड होते हैं, डिसिप्लिन होता है, डिग्निटी होती है, डिसीजंस होते हैं। अब इंस्टीट्यूशंस के ड्रेस कोड पर, डिसिप्लिन पर, डिग्निटी के डिसीजन पर अगर आप जो है वो कम्युनल तड़का लगाएंगे और कम्युनल कील ठोकेंगे तो मुझे लगता है कि ये देश के हित में नहीं है और किसी भी समाज के हित में नहीं है। अब अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे ऐसा सिंडिकेट इस देश में भी है और कुछ अगल बगल भी आसपास भी है, जो कोई भी एक आइसोलेटेड घटना होगी तो उस पर भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत की सहिष्णुता और यहाँ तक कि भारत के संविधान की समीक्षा और सांप्रदायिक समीक्षा करने बैठ जाएंगे। अरे भैया, ये देश वो देश है जिस देश में कि पूरी दुनिया में जितने मुसलमान रहते हैं, हर 10 मुसलमान में से 1 मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है। बात यह है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब उस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कानून व्यवस्था रखने की, और जो लोग झंडे लेकर जा रहे हैं वो और जो कुछ हिजाब पहन के जा रहे हो, दोनों, अब दोनों को देखो तो कानून व्यवस्था खराब हो रही है ऐसा लिखता है। मजहब पे किसी के जाना ही नहीं। हमें सबसे बड़ा सेंटेंस है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हमारा, हिंदुस्तान हमारा। तो वतन है हिंदुस्तान हमारा जो कहते हैं, तो हिंदुस्तान में रहने वाले सभी को एक दूसरे से प्यार से रहना है। किसी के धर्म पर जाकर उसके ऊपर आक्रमण करना सही नहीं है। अपने अपने धर्म के सही मुताबिक जिसको बर्ताव करना करो, लेकिन संविधान को कभी ठेस न पहुंचे, इस तरह का बर्ताव होना चाहिए। कर जो विवाद उठा है, पहली बात तो इसका विवाद उठना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन है, मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उसका अपना एक नियम होता है। अगर इंस्टीट्यूशन ने ये नियम तय कर दिया था कि हिजाब नहीं पहन के आना है, हमारा अपना एक ड्रेस कोड है, अगर फिर कोई बच्चा ऐसा करता है, बच्ची करती है उसका उल्लंघन, तब वो कहना विवाद बनता है। लेकिन कॉलेज का, स्कूल का जब ड्रेस कोड का उसके नियम में उसको अलाउ किया हुआ है हिजाब को, तो उस पर विवाद नहीं होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता इस पर जो राजनीति हो रही है, मैं उस कट्टरता के खिलाफ हूं। ये देश को कट्टरता वाले जो लोग हैं, जो कट्टरता फैलाने की अब जो बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आज का जो भारत है, ये बदलता भारत, आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत, इस मोदी जी के इस बदलते भारत की जो तरक्की है, विकास को कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास है। इस्लाम ने सब मुसलमानों को दुनिया में ये कहा है कि आप अलग अलग देश में रहने वाले होंगे, इसलिए अरब में, अरब के कानून के अनुसार तुर्किस्तान, ईरान, इराक, फिलिस्तीन में वहाँ के कानून के अनुसार रहिए। इसी प्रकार से ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन, इज़राइल में भी वहाँ के कानून के अनुसार रहिए। कानून के अनुसार रहना ही एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा इंसान कहलाता है। इसलिए भारत के मुसलमानों को मैंने ये राय दी है, लाखों करोड़ों अब इसको मानने भी लगे हैं, कि भारत का इसी तरह से अपने अपने अनुशासन हैं, उन अनुशासन के अंदर रहना और चलना ही इस्लाम, इंसानियत और हिंदुस्तानियत है। इसलिए जो कट्टरपंथता की आड़ में कट्टरपंथी अलगाववादी ताकतें भारत के अंदर सर्वसमावेशी सब धर्मों का सम्मान को आहत करते हैं, कानून तोड़ते हैं, अनुशासन से बाहर निकलते हैं, यह निंदनीय और अशोभनीय। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।